मैं अपनी ननंद के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और जैसे ही मैंने दरवाजे को हाथ लगाया तो शायद वो अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए खुलता चला गया। एक छोटी लाइट जल रही थी। अंदर कदम रखते ही जो मंजर मुझे नज़र आया उसे देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन वहाँ तो मेरे ससुर। आज दोपहर से ही बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे बादलों के गरजने और बिजली के चमकने से हमेशा से बहुत खौफ आता रहा है। ये मेरी शादी के बाद की पहली बारिश थी और मैं हमेशा यही सोचती थी कि शादी के बाद की पहली बारिश मैं अपने पति के साथ एंजॉय करूँगी। लेकिन मेरे पति का शाम होते ही फ़ोन आ गया कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश के बाद सड़कें बंद हो गई हैं, इसलिए वो आज घर नहीं आएंगे और दफ्तर में ही रुकेंगे। जैसे ही बारिश रुकेगी वो दफ्तर से निकलेंगे। मैंने यह बात अपने ससुर को बता दी कि आज कुणाल घर नहीं आएंगे। मेरे ससुर ने कहा कि तुम परेशान ना हो और अपने कमरे में जाकर आराम से सो जाओ, फिक्र करने की कोई बात नहीं। अक्सर इस बारिश के मौसम में वो दफ्तर में ही रुक जाता है। मैं ससुर को बताने के बाद अपने कमरे में वापस आ गई, लेकिन वक्त गुजर ही नहीं रहा था। बहुत मुश्किल से रात के 2 बजे और मूसलाधार बारिश ने मुझे अजीब तरह से खौफजदा कर दिया। बिजली की चमक से मेरी जान निकल रही थी। मेरे कमरे की खिड़की से बिजली की चमक दिखाई दे रही थी और अब मैं अकेली अपने कमरे में नहीं रह सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी ननंद सुनीता के साथ उसके कमरे में एक रात गुजार लूँ। मैं डरते डरते बड़ी मुश्किल से अपनी ननंद के कमरे में जा पहुँची। डर के मारे मेरा बुरा हाल था। मेरी ननंद का कमरा नीचे था मेरे ससुर के कमरे के साथ, जबकि मेरा कमरा ऊपर की मंजिल पर था और शायद इसी वजह से मुझे ज़्यादा डर महसूस हो रहा था, क्योंकि मैं ऊपर बिल्कुल अकेली थी। बारिश की वजह से घर की ज़्यादातर लाइट्स भी हम लोगों ने बंद की हुई थी। अंधेरे में संभल संभल कर सीढ़ियाँ उतरते हुए मैं अपनी ननंद के कमरे के दरवाजे पर पहुंची और जैसे ही मैंने दरवाजे को हाथ लगाया तो शायद वो अंदर से लॉक नहीं था, इसलिए खुलता चला गया। मेरे ननंद सुनीता के कमरे में हल्की रोशनी थी, बड़ी लाइट सब बंद थी, एक छोटी लाइट जल रही थी। अंदर कदम रखते ही जो मंजर मुझे नज़र आया उसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे लगा कि शायद मुझे कोई गलतफहमी हो गई है, लेकिन आंखों देखा कैसे गलत हो सकता है। सुनीता की घुटी घुटी सिसकियाँ मुझे सुनाई दे रही थी और वो मेरे ससुर का विरोध कर रही थी, जो मेरी आंखों के सामने थी। मैं अपनी जगह सुन्न होकर रह गई कि कोई बाप किस तरह अपनी बेटी के साथ ऐसा सुलूक कर सकता है। सुनीता के कानों से गिरती कमीज और खुले गिरेबान ने मुझ पर बहुत कुछ बता दिया था। उस वक्त तो मुझे मेरा ससुर एक वहशी दरिंदा मालूम हो रहा था, जो सुनीता पर जुर्म का पहाड़ तोड़ रहा था। सुनीता एक बिन माँ की बच्ची थी, जिसकी माँ अरसा पहले चल बसी थी। ना जाने सुनीता के ऊपर ये सितम कब से हो रहा था और आज मुझे समझ आया कि सुनीता का रवैया ऐसा क्यों था। उसकी खोई हुई आंखों का राज मुझे आज पता चला था। मैं उस घर में आज से 6 माह पहले शादी होकर आई थी। मैं और कुणाल एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे। कुणाल ने मुझे वहीं पसंद किया था। यूनिवर्सिटी पूरा होने के बाद जैसे ही कुणाल की नौकरी लगी, उसने फ़ौरन ही मेरे घर रिश्ता भेज दिया। कुणाल एक सुलझा हुआ और नेक लड़का था और नौकरी वाला भी था। कुणाल की फैमिली में सिर्फ उसके पापा और एक छोटी बहन थी। कुणाल का घर भी अपना ही था। ऐसा कोई बात नहीं थी कि जिसकी वजह से मेरे घर वाले रिश्ते पर एतराज़ करते। मेरे घर वालों ने जिस किसी से भी मालूमात हासिल की, सबने यही बताया कि कुणाल और उसके पापा इज्जतदार लोग हैं। कुणाल के पापा ने से कुछ वक्त मांगने के बाद मेरे घर वालों ने रिश्ते की हामी भर दी और यूँ कुछ ही वक्त में मेरी और कुणाल की शादी हो गई।
शादी से पहले ही मैंने सुन रखा था कि जब घर में एक छोटी और कुंवारी ननद मौजूद हो तो निभाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो अपने बाप और भाई की लाडली होती है। और मैं भी यही सोचकर अपने ससुराल आई थी कि सुनीता की वजह से मुझे कुछ मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन सुनीता दूसरी ननद जैसी बिल्कुल नहीं थी। वो बहुत खामोश मिजाज की लड़की थी, अपने काम से काम रखती थी और ज़्यादातर अपने कमरे में ही बंद रहती थी। स्कूल से वापस आकर तो घंटों घंटों कमरे में कैद हो जाती थी। मैं ज़बरदस्ती उसे खाने के लिए कमरे से बाहर निकालती थी तो वो खाना खाते ही वापस अपने कमरे में चली जाती थी। मेरे ससुर अक्सर ही उससे कहा करते थे कि हर वक्त कमरे में अकेले ना रहा करो, बिल्कुल बाहर निकलकर हमारे साथ बैठा करो। लेकिन सुनीता उनकी बातों का कोई जवाब नहीं देती और जब मैं पूछती तो वो कहकर बात खत्म कर देती कि उसे पढ़ाई करनी होती है। जब यही बात मैं कुणाल से कहती कि सुनीता तो बिल्कुल ही खामोश रहती है, तो कुणाल मुझे कहते कि वो हमेशा से ऐसी नहीं थी, माँ के इंतकाल ने उसे ऐसा बना दिया है। जब हमारी माँ जिंदा थी तो वो सबके साथ अच्छे से घुल मिल कर रहती थी, लेकिन अब वह बिल्कुल बदल गई है और बेहतर यही है कि तुम भी उसे कुछ ज़्यादा ना कहा करो। पापा उसका बहुत ख्याल रखते हैं, थोड़े वक्त में वो खुद ही संभल जाएगी। मैंने भी ये सोचकर सुनीता से बात करना छोड़ दी। अच्छा ही है कि वो घर के किसी मामले में नहीं पड़ती और मुझे उसकी तरफ से किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, वरना मेरी दोस्त की एक गैर शादीशुदा ननद ने तो उसे नाको चने चबवा दिए थे। और सही मायने में मैं भी यही समझ रही थी कि मेरे साथ भी सुनीता ऐसा ही कुछ करेगी, क्योंकि मेरे ससुर उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे, उसकी छोटी छोटी बात का ख्याल करते थे। अगर वो खाना खाने ना आती है तो वो खुद उसके कमरे में खाना लेकर जाते हैं और अपने हाथ से खाना खिलाते हैं। ज़्यादातर वो उसके कमरे में ही होते हैं, लेकिन सुनीता का रवैया उनके साथ बिल्कुल ही अलग था। वो जल्दी अपने पापा की किसी बात का जवाब ना देती। अगर मेरे ससुर उसके लिए कोई चीज़ भी लेकर आते हैं तो उसका अंदाज बिल्कुल ऐसा होता है जैसे उसके लिए ये कोई बात मायने नहीं रखती। मुझे अक्सर उसका अंदाज कुछ अजीब सा लगता, क्योंकि माँ के बिछड़ने के बाद तो औलाद को अपने बाप से और भी प्यार हो जाता है, लेकिन वो तो अपने बाप से कोसों मील दूर भागती थी। मेरे ससुर जितना उसका ख्याल रखते थे इतना मेरा भी ख्याल रखते थे। मुझे अपने ससुर में किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं थी और मैं एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही थी, तो मैं सुनीता के रवैये के बारे में ज़्यादा सोचती भी नहीं थी। जब शादी के शुरू के दिनों में मैंने अपनी माँ को सुनीता के अजीब रवैये के बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि भगवान का शुक्र अदा कर और अपने काम से काम रख, ऐसा ना हो कि उसे छेड़कर अपने लिए मुसीबत पैदा कर ले। मुझे अपनी माँ की बात बिल्कुल ठीक लगी थी। उस दिन के बाद से मैं कभी सुनीता से खुद बात नहीं करती और कुणाल रात के खाने के बाद जल्दी ही ऊपर की मंजिल पर बने अपने कमरे में आ जाते थे और फिर सारी रात नीचे ना जाते। हम दोनों की एक अलग दुनिया थी, हम दोनों एक साथ पूरे थे, इसलिए हमें अपने आसपास कुछ गलत होने का एहसास नहीं होता था। एक दिन मेरे ससुर बहुत सारे फल लेकर आए और जैसे ही सुनीता स्कूल से आई तो वह उसे अपने पास बिठाकर फल काटने लगे। जब उन्होंने सुनीता को फल खाने को दिए तो सुनीता ने बहुत चिढ़े मन से फल खाने से इनकार कर दिया। वो तो ज़बरदस्ती अपने हाथों से उसके मुंह में फल डालने लगे। मैं वहीं बैठी सब्जी बना रही थी। ये देखकर मैं सोचने लगी कि सुनीता कितनी खुशनसीब है जिसे इतना मोहब्बत करने वाला बाप मिला है, लेकिन उसे कदर ही नहीं। कुछ देर तो उसने फल खाया, लेकिन उसके बाद अचानक ही तेजी से वो उठकर अपने कमरे में चली गई। मैंने बहुत हैरानी से उसे जाता देखा तो मेरे ससुर ने मेरी नज़रें भांप ली और कहने लगे कि मेरी बेटी मुझसे नाराज़ है, इसलिए वो इस तरह का रवैया रखती है। उसे लगता है कि अगर मैं वक्त पर उसकी माँ का इलाज
करवा देता तो आज उसकी माँ भी हमारे साथ होती। लेकिन सच तो यह है कि भगवान ने उसकी माँ की जिंदगी इतनी ही लिखी थी। मैंने इसकी माँ के इलाज के पीछे बहुत पैसा खर्च किया है और दिन रात भागता रहा, लेकिन उसकी माँ की किस्मत में मौत लिखी थी। मैं तो खुद उसकी माँ के जाने पर बहुत दुखी हूँ, लेकिन सुनीता को यह बात कैसे समझाऊँ। अपने ससुर की आंखों में आंसू देखकर मेरा दिल पसीज गया। उम्र के इस हिस्से में वो किस कदर बीवी की जुदाई के साथ साथ औलाद का दुख भी झेल रहे थे। मैंने बहुत प्यार से अपने ससुर को कहा कि पापा आप परेशान ना हो, वक्त के साथ साथ सुनीता खुद ही समझ जाएगी, आप अपनी कोशिश जारी रखें। मेरी बात पर सर हिलाते हुए वह फल की प्लेट उठाए सुनीता के कमरे की तरफ चले गए और मैं मुस्करा दी। शाम तक वो सुनीता के साथ इस कमरे में ही थे, यहाँ तक कि मैंने खाना भी पका दिया और सफाई भी कर दी। पहले मैंने सोचा कि मैं भी सुनीता के कमरे में जाकर उन दोनों के साथ बैठ जाऊं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि उन दोनों बाप बेटी के बीच में भला मेरा क्या काम है, और मैं अपने कमरे में वापस आ गई। हमारे घर में रोज का यही था। मेरे ससुर सुनीता के पीछे पीछे उसके नखरे उठाते फिरते और सुनीता उन्हें बहुत नखरे दिखाती। कभी कभी तो मुझे सुनीता से जलन महसूस होती कि वो कितनी खुशनसीब है कि उसे इनका बाप हर चीज़ देने को तैयार है, जबकि मेरे घर में मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। मैं अपने बाप की 5वीं बेटी थी। ऐसा नहीं था कि मेरा बाप मुझसे प्यार नहीं करता था, लेकिन जैसी मोहब्बत मेरे ससुर सुनीता से करते थे, ऐसी मोहब्बत और इज्जत मेरे बाप ने कभी मुझे नहीं दी थी। मेरा बाप तो हम बेटियों से एक फासले पर रहता था और हमारे तरफ से जो कोई भी बात होती है वो हमारी माँ से ही कहता। लेकिन मुझे क्या पता थी कि मेरे ससुर का सुनीता के पीछे पीछे फिरने का असल मकसद क्या है। अगर बारिश इतनी तेज ना होती और बिजली कड़कने की आवाज़ से मेरी जान ना निकली होती तो शायद मैं सब कुछ जान ही नहीं पाती कि मेरा ससुर तो अपनी ही बेटी को अपने सुख के लिए बर्बाद कर रहा था। जैसे ही उस रात मैं कमरे में दाखिल हुई तो यह देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई कि मेरा ससुर सुनीता को ज़बरदस्ती जकड़कर उसके साथ बहुत ही खराब सलूक कर रहा था, और वो इस कदर डूबा था कि उसे मेरे आने की खबर ना हो सका। मेरे ससुर पर पूरी तरह से शैतान सवार था और सुनीता, जो कि बिल्कुल सहमी सी थी, अपने बाप के रहमो करम पर थी। उसकी सिसकियों से सारा कमरा गूंज रहा था। वो हल्की हल्की विरोध कर रही थी, लेकिन शायद उसके अंदर जान बाकी नहीं रही। न जाने वो कब से सब कुछ सह रही थी। उसका चुपचाप रहना, अपने बाप से चिढ़ना, खुद को कमरे में बंद रखना, उसकी एक एक आदत के पीछे छुपी वजह मुझे आज समझ आई थी। जैसे ही मेरे ससुर को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, वो सुनीता को छोड़कर प्लेट और मुझे खड़ा देखकर हक्का बक्का रह गए। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं था कि मैं रात के इस वक्त अपने कमरे से निकलकर नीचे भी आ सकती हूँ। मुझे देखकर उनके चेहरे के रंग बदल गए और वो घबरा गए। हकलाते हुए मुझसे पूछने लगे कि बहू, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ चाहिए? मैंने आगे बढ़कर सुनीता का हाथ पकड़ा, उसे अपने पीछे छुपा लिया। वो बुरी तरह से काँप रही थी। मैंने कहा कि बेहतर यही है कि आप अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाए। आप जैसे बाप को तो बीच चौराहे पर सूली पर लटका देना चाहिए, ताकि आइंदा कोई ऐसी दरिंदगी का निशाना ना बने। यह सुनते ही मेरे ससुर एकदम से गुस्से में आ गए और वो कहने लगे कि ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं। सुनीता ने मेरे खिलाफ तुम्हारे कान भर दिए हैं, तभी ऐसी बातें कर रही हो। मैं अपने ससुर की बात पर हैरान रह गई, क्योंकि मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मैंने गुस्से में कहा कि आप नीच इंसान हैं कि इतना बड़ा गुनाह करने के बावजूद भी आपको जरा सा पछतावा नहीं। मैं आपसे आखिरी बार कह रही हूँ, अगर आप अभी और इसी वक्त यहाँ से नहीं गए तो मैं पुलिस को फ़ोन करके बुला लूँगी। मेरी जरा सी धमकी से डरकर कमरे से बाहर निकल गए
और मैंने जल्दी से कमरे का दरवाज़ा बंद किया। सुनीता की हालत बहुत ख़राब थी और मैं भी बहुत ज़्यादा डर गई थी, लेकिन ना जाने मैंने कैसे हिम्मत कर ली। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया तो वो फूट फूट कर रोने लगी। ना जाने कितने अरसे का गम उसके दिल में जमा था, इसलिए मैंने उसे रोने दिया। और जब रो रो कर उसका दुख कुछ कम हुआ तो उसने मुझे खुद ही बताना शुरू कर दिया कि वो 12 साल की थी जब उसकी माँ की शादी मेरे ससुर से हुई। सुनीता की इस पहली लाइन पर ही मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और पूछ बैठी, क्या तुम कुणाल के पापा की बेटी नहीं हो? जिस पर सुनीता ने ना में सर हिला दिया और बताने लगी कि जब वो 10 साल की थी तो उसके सगे बाप ने उसकी माँ को तलाक दे दी थी और सुनीता को भी उसकी माँ के हवाले कर दिया था, जबकि सुनीता की माँ उसे नहीं लेना चाहती थी। उसने बताया कि उसकी माँ का यह मानना था कि सुनीता की मौजूदगी में वो दूसरी शादी नहीं कर सकती और उसे सुनीता के खातिर सारी जिंदगी अपने जज्बात को मारना होगा। लेकिन फिर अचानक ही सुनीता की माँ ने कुणाल के पापा से शादी कर ली। कुणाल के पापा सुनीता की माँ के साथ साथ सुनीता का भी बहुत ख्याल रखते थे। सुनीता की माँ बहुत खुश थी कि उसे इतना अच्छा पति मिल गया जो उसकी बेटी को भी पूछ रहा है, लेकिन वह नहीं जानती थी कि कुणाल के पापा की नीयत में खोट है। सुनीता ने बताया कि जब उसकी माँ जिंदा थी, कुणाल के पापा उस वक्त भी सुनीता के साथ बहुत अजीब हरकतें करते थे। सुनीता की उम्र 12 साल हो चुकी थी और वो जवानी की दहलीज पर कदम रखी थी। उसे सही और गलत का अंदाज़ा होने लगा था। वो समझ रही थी कि उसका दूसरा बाप जिस अंदाज से उसे देखता है और हाथ लगाता है वह गलत है। सुनीता सिसकियाँ भरते हुए बता रही थी कि कुणाल का पापा उसकी माँ की मौजूदगी में ही उसे ज़बरदस्ती अपने कमरे में सोने पर मजबूर करता और जब उसकी माँ गहरी नींद में होती तो वो सुनीता को परेशान करने लगता। कुछ वक्त सुनीता ये सब कुछ बर्दाश्त करती रही, लेकिन फिर एक दिन उसने अपनी माँ से इस बारे में बात की तो उसकी माँ ने उस पर भरोसा करने के बजाय उसके मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया और कहने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने बाप के बारे में ऐसी बात करती हो? वो हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखते हैं और तुम उन्हीं के किरदार को गंदा कर रही हो। मेरी सगी माँ ने ही मुझ पर भरोसा नहीं किया तो मैं किसी और से क्या गिला करती। दिन गुजरने के साथ साथ मेरा ये दूसरा बाप शेर होता जा रहा था। जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी उसकी नीयत और ख़राब होती जा रही थी। पहले तो वो सिर्फ मुझे थोड़ा बहुत ही तंग करता था, लेकिन जैसे जैसे मैं जवान हो रही थी वो अपनी हर हद पार करता जा रहा था। वो एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसने सारी हदें तोड़ दी। मेरी माँ किसी काम से बाजार गई थी और जब वापस आई तो उसने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया और इसके बाद वो मुझे ही कसूरवार ठहराने लगी कि मैंने उसके पति को बहकाया है और मैं एक आस्तीन में छुपी नागिन हूँ जिसने अपनी ही माँ का घर खराब किया है। मैंने अपनी माँ को लाख समझाने की कोशिश की कि मेरा कोई कसूर नहीं है, मैं तो खुद हालात की सताई हूँ, लेकिन मेरी माँ को बिल्कुल भी यकीन ना आया और उससे ये बर्दाश्त ना हुई और उसे दिल का दौरा पड़ गया। कुछ दिन अस्पताल में रहने के बाद वो ज़िंदगी की बाजी हार गई, लेकिन जाने से पहले उसे इस बात का एहसास हो गया था कि कसूरवार मैं नहीं बल्कि उसका पति है। मेरी माँ ने मरने से पहले मुझसे माफ़ी मांगी, लेकिन मुझे उस माफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि अगर मेरी माँ पहले ही दिन मेरी बात का यकीन कर लेती तो नौबत यहाँ तक नहीं आती और यूँ रोज़ रोज़ अपनी ही सौतेली बाप के हाथों बर्बाद ना होती। माँ के मरने के बाद पहले तो मैंने सोचा कि मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि एक अकेली औरत के लिए तो ये सारा ही ज़माना एक दरिंदा है और मैं तो बिल्कुल जवान लड़की थी। मैं इस घर को छोड़कर जाती भी कहाँ, मेरे साथ भी यही सब कुछ होता। मजबूरन मुझे अपनी किस्मत से समझौता करना पड़ा। मैंने कभी ये बात
कुणाल भाई को नहीं बताई, क्योंकि मुझे डर था कि अगर कुणाल भाई मेरी बात का भरोसा नहीं करेंगे तो मैं कहाँ जाऊंगी। मेरी माँ के मरने को 6 साल होने वाले हैं और इन गुजरे 6 सालों में हर दिन मेरे सौतेले बाप ने मेरे साथ ऐसा ही सुलूक किया है। मैंने सुनीता के हाथों को अपने हाथों में दबाया और उसे यकीन दिलाया कि आज के बाद उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। मैंने उससे कहा कि अगर तुम पहले ही मुझे ये सब बता देती तो मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करती। जिस पर सुनीता एक टक सी हंसी और कहने लगी, मैं वो हूँ जिस पर उसकी माँ ने भरोसा नहीं किया, तो आप कैसे करती। सुनीता की हंसी में छिपे दर्द ने मेरा दिल छन्नी करके रख दिया। बारिश अभी तक थमने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन सुबह होने के साथ साथ बारिश का जोर टूटने लगा। मैंने बाकी की रात सुनीता के साथ उसके कमरे में ही बंद होकर गुजारी। बारिश बंद होने के बाद जैसे ही कुणाल घर आए तो मैंने हिम्मत करके उनके सामने सारा सच बयान कर दिया। उनके लिए इस बात को कबूल करना बहुत मुश्किल ज़रूर था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। वो भी सुनीता के बदले हुए रवैये को बहुत ज़्यादा महसूस करते थे, लेकिन उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि इसके पीछे उनके पापा का हाथ है। कुणाल गुस्से में अपने पापा के कमरे में गए। वो बिस्तर पर लेटे थे। कुणाल ने उन्हें आवाज़ दी, लेकिन उनके जिस्म में कोई हरकत ना थी। कुणाल ने आगे बढ़कर उन्हें हिलाया तो उनकी गर्दन एक तरफ मुड़ गई। कुणाल ने फ़ौरन ही डॉक्टर को बुलाया तो पता चला कि कुणाल के पापा मर गए हैं। वो जान गए थे अब उनका सच कुणाल के सामने आने वाला है और शायद इसीलिए वो इस बात को बर्दाश्त ना कर सके। उनका बेटा उनकी हकीकत जान जाएगा और इसलिए दिल का दौड़ा पड़ने पर ही वो मौके पर दम तोड़ गए। उनकी मौत ने सुनीता को हर दिन मरने से तो बचा लिया था। तलाक तो पति पत्नी के बीच होती है, लेकिन उनके बच्चे सारी ज़िंदगी के लिए बर्बाद होकर रह जाते हैं। हमारे बीच में न जाने कितनी बच्चियां सुनीता जैसी हैं जो अपने सौतेले बाप के जुल्मों सितम का शिकार हैं। पति पत्नी को एक दूसरे को छोड़ देने से पहले अपने मासूम बच्चों पर ज़रूर नज़र डालनी चाहिए, ताकि कोई बच्ची किसी दूसरे के हाथ खिलौना ना बन सके। और अगर कोई अपने आसपास किसी का भी बदलता हुआ रवैया देखे तो उसे नज़रअंदाज बिल्कुल ना करे, बल्कि उसको समझने और जानने की कोशिश करे। धन्यवाद। दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।